प्लेट्स दो तरह की होती है। प्लेट्स या तो हो सकती हैं कॉन्टिनेंटल या हो सकती हैं ओशनिक, महाद्वीपीय और महासागरीय। ये दो प्रकार की प्लेटें होती हैं और प्लेटें गतिशील होती है क्योंकि दुर्बल मंडल में कुछ इस तरह की क्रियाएं हो रही हैं। अभी उस चीज को समझते हैं और फिर उसके बाद हम वर्ल्ड मैप बनाएंगे। किसी ने बनाया क्या वर्ल्ड मैप? कल मैंने कहा था वैसे कि अगर आपको कठिन लगता हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, चिंता की बात नहीं है। अभी आप देखें, मान लीजिए ये हम अर्थ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पृथ्वी की संरचना। इसमें सबसे ऊपर वाली परत जो स्थल मंडल लिथोस्फेयर है वो बहुत सारे भागों में बटी हुई है। मान लीजिए ये एक लिथोस्फेयर की स्थल मंडल की प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये एक अन्य प्लेट है और ये एक और प्लेट बना लेते हैं। तो जो मोटी मोटी प्लेटें आपको दिख रही हैं वो है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल, मतलब महाद्वीपीय प्लेट। और जो पतली प्लेट आपको दिख रही है वो है ओशनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट पतली होती है, इसीलिए कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में जब महासागरीय ओशनिक प्लेट आ जाती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा गड्ढा या डिप्रेशन होता है और उस गड्ढे में पानी भरने की वजह से क्या बनते हैं? महासागर। सो ओशनिक प्लेट पतली होती है और उसमें उसके ठीक ऊपर खूब सारा जल होता है जिससे बने होते हैं महासागर। महासागर, ओशंस। और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में कोई छोटी सी वाटर बॉडी हो, जैसे छोटा सा कोई सागर हो सकता है, कोई झील हो सकती है। तो कुछ कॉन्टिनेंट्स के बीच में जब थोड़ी सी जलराशि होती है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स के बीच में आपको ओशंस ही मिले। महासागर की जगह कभी कभी कुछ महाद्वीपीय प्लेटें होती है जिनके बीच में सागर होता है, जैसे अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों के बीच में एक सागर है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में सी भी मिल सकती है, लेक्स भी मिल सकती है, झीलें वगैरह। तो इस तरह से प्लेटें दो प्रकार की होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। अब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स में क्या क्या विशेषताएं हैं वो थोड़ा सा इस तरफ देखते हैं। तो सी से हमने मार्क किए महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट देखने से ही लग रहा है कि काफी साइज में मोटी होती है, थिक होती है, और ओशनिक प्लेट उसके कंपैरिजन में थोड़ी पतली होती है। अब रॉक्स आप कर चुके हो तो महासागरीय जो प्लेट होती है वो बनी होती है मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से, महासागरीय प्लेट। और ये जो महाद्वीपीय प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये मेनली बनी होती है ग्रेनाइट रॉक से। और क्या आपको जानकारी है कि पृथ्वी में जैसे जैसे हम अंदर की तरफ गहराई में जाते हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। जैसे सबसे हल्के तत्व ऊपर हैं, भारी तत्व पृथ्वी की निचली परतों में है। इसीलिए जो रॉक्स ऊपर की तरफ है अर्थ में, उनका जनरली डेंसिटी थोड़ी कम होती है, घनत्व कम होता है, और गहराई में जो चट्टाने उनका घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स तो ऊंची ऊंची है, ऊपर ज्यादा स्थित हैं, तो इसीलिए महाद्वीपीय प्लेटें जो ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है उनकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी, क्योंकि वो ऊपर है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी, घनत्व बढ़ता जाता है। तो ज्यादा भारी कौन सी प्लेट होती है? महासागरीय। तो ओशनिक प्लेट जो है वो हैवी होती है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, लो डेंसिटी, घनत्व कम। घनत्व कम तो वजन भी कम ही होता है महाद्वीपीय प्लेटों का, जबकि महासागरीय प्लेटें जो हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, वेट भी हाई होता है, भारी प्लेट्स होती हैं, हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व या अधिक घनत्व। तो ये दोनों प्लेट्स में डिफरेंस होता है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में। अब कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं वर्ल्ड में जहां पे कंप्लीटली कोई प्लेट कॉन्टिनेंटल या कंप्लीटली कोई प्लेट ओशनिक नहीं है। कुछ प्लेटों का आधा हिस्सा महाद्वीपीय है और आधा हिस्सा महासागरीय। जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो अभी हम देखेंगे आगे चल के मैप में, उत्तरी अमेरिकी प्लेट का पश्चिमी हिस्सा महाद्वीपीय
और पूर्वी हिस्सा जो अटलांटिक ओशन की तरफ है वो महासागरीय है। तो कुछ प्लेटों का आधा भाग या कुछ भाग महाद्वीपीय, कुछ भाग महासागरीय भी हो सकता है। अब फिर हम उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट माने या ओशनिक प्लेट माने, ये आपको देखना होता है प्लेट के किनारे पर, प्लेट बाउंड्री पर, जहां दो प्लेटें टकरा रही हैं उस जगह वो कॉन्टिनेंटल है या ओशनिक है, बस वो देखना होता है। या जहां प्लेट का किनारा है, बाउंड्री, उस पर, उस किनारे पर वो किस तरह की प्लेट है, उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो अभी जैसे जैसे हम करेंगे थ्योरी तो आपको समझ में आ जाएगा। बट प्लेटें दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। जरूरी नहीं है कि एक सिंगल प्लेट कंप्लीटली ओशनिक या कंप्लीटली कॉन्टिनेंटल हो, पर वर्ल्ड में एक कंप्लीटली ओशनिक प्लेट है जिसका नाम है पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट। वो पूर्ण रूप से प्रशांत महासागरीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट है। तो इस तरह से प्लेटें दो तरह की होती हैं। प्लेटों के ठीक नीचे दुर्बल मंडल है एस्थेनोस्फेयर। कितनी गहराई में? 100 से लगभग 200 किलोमीटर की गहराई में। हालांकि एस्थेनोस्फेयर 700 किलोमीटर तक भी फैला हुआ मिल सकता है। दुर्बल मंडल में खास बात जो हो रही है वो ये है कि एस्थेनोस्फेयर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे, कोई रेडियो धर्मी पदार्थों के नाम पता है आपको? जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियो धर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थों की खास बात ये होती है कि ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जब डीके होता है, विघटन, उसकी वजह से मुक्त होती है बहुत सारी ऊष्मा, हीट रिलीज होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके से हीट रिलीज होती है, ऊष्मा, और उस ऊष्मा के कारण 100 से 200 किलोमीटर के बीच, इस बीच में जो भी चट्टाने हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गर्म हो जाती हैं। इतना गर्म हो जाती हैं कि वो गर्म होकर पिघल के नष्ट हो जाती है। तो रेडियोधर्मी पदार्थों से जो ऊष्मा निकली उससे चट्टानें पिघलती हैं, रॉक्स मेल्ट, और रॉक्स मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा, मैग्मा बनाती। यही मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रियाओं में बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है? लावा। चट्टानें पिघलकर क्या बनाती हैं? मैग्मा। तो दुर्बल मंडल वाली परत में, एस्थेनोस्फेयर में, मैग्मा क्यों बनता है या तरल पदार्थ क्यों बनता है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। क्योंकि वो लिक्विड मटेरियल बनता है चट्टानों के पिघलने से। कोई भी सॉलिड चीज जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर उसको एक्सपोज किया जाए, उच्च तापमान पे किसी ठोस चीज को भी गलाने की कोशिश की जाए तो वो गल सकती है, पिघल सकती है। तो उसी तरह से चट्टानें भी पिघलती हैं। हमें सोचने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमने कभी चट्टान को पिघलते हुए नहीं देखा है। तो चट्टान भी पिघल सकती है अगर बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो तो, और जब भी चट्टानें पिघलती हैं तो मैग्मा बनता है। और ऐसे पिघलने की क्रिया होती है दुर्बल मंडल में, एस्थेनोस्फेयर में। किसके कारण? रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन के कारण। कोई भी चीज जब पिघल के गर्म होती है, जैसे मैग्मा, यहाँ पे गर्म मैग्मा होता है दुर्बल मंडल में, और गर्म होकर मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है। जैसे कोई भी चीज, गर्म चीज में उफान आता है, जैसे दूध, गर्म दूध का उफान होता है, तो वैसे ही गर्म मैग्मा जो है वो भी ऊपर की तरफ उठता है। और जब गर्म मैग्मा ऊपर उठता है, राइज अप होता है, ऊपर तो है यहाँ प्लेट्स, तो जैसे ही गर्म मैग्मा दुर्बल मंडल में ऊपर उठता है, प्लेट आ जाती है, प्लेट उसको बाहर निकलने से रोकती है, और इसीलिए मैग्मा प्लेट के नीचे फैलना शुरू कर देता है। मैग्मा प्लेट के नीचे फैलता है, और फैलते ही किसी भी चीज का हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और हीट के डिस्ट्रीब्यूशन से, ऊष्मा के वितरण से, प्लेट के ठीक नीचे मैग्मा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर, भारी होकर वापस मैग्मा नीचे चला जाता है। जैसे हम खाना लेते प्लेट में, कोई भी खिचड़ी, चावल वगैरह, उनको हम जल्दी ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? उसको फैला देते हैं, तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक वैसे ही मैग्मा प्लेट की तरफ, स्थल मंडल की तरफ ऊपर उठता है, प्लेट के नीचे फैलता है, और फैलकर मैग्मा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो भारी हो जाता है, ठंडा होने के बाद गाढ़ा और भारी होकर वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद फिर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हीट उसको मिलती है, वापस से मैग्मा गर्म होता है और वापस से ऊपर आता है। तो मैग्मा की कंटिन्यू धारा चलना शुरू कर देती है, जिसमें मैग्मा ऊपर आ रहा है और फिर ठंडा होके नीचे जा रहा है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, और इस प्रोसेस की वजह से मैग्मा की जो धाराएं बनती है, करंट्स बनती है मैग्मा की, जिस डायरेक्शन में मैग्मा की करंट चलती है, जिस दिशा में मैग्मा की धारा चलती है, उसी दिशा में प्लेट की गति भी होती है।
जैसे आपको पता है एयरपोर्ट वगैरह में सूटकेस रखे हुए आते हैं कन्वेयर बेल्ट पे, तो वो बेल्ट जो पट्टी होती है वो जिस दिशा में पट्टी चलेगी उसके ऊपर रखे हुए सामान भी उसी दिशा में चलते रहते हैं। ठीक वैसे ही अर्थ की जो प्लेट्स हैं, स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं, उनके नीचे जिस दिशा में मैग्मा की धारा चलती है उसी दिशा में प्लेट की गति हो जाती है। तो प्लेट की गति करवाने में भूमिका है मैग्मा की धाराओं की। यहाँ बनाकर देखते हैं मैग्मा की धारा। जैसे गर्म मैग्मा ऊपर उठा, ऊपर उठ के प्लेट के नीचे फैल गया, फैल कर नीचे आया भारी होकर, ठंडा और भारी, और फिर वापस गर्म होकर ऊपर गया। अब इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे मैग्मा की धारा ऐसे है, तो इस प्लेट की गति किस दिशा में होगी? राइट साइड, मतलब ईस्ट की तरफ। और फिर इस प्लेट, ओशनिक प्लेट के नीचे मान लीजिए ऐसी मैग्मा की धारा बनी हुई इस डायरेक्शन में, तो अब ये ओशनिक प्लेट जो है वो ऐसे गति करेगी, इसी तरह से करेगी। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे, यहां यहां कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स का क्या होगा? टकराव होगा। इस टकराव को कहा जाता है अभिसरण। यहाँ दोनों प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, कन्वर्जेंस। जब दो प्लेटें टकराती है उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जेंस। उसके अलावा इस एक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धारा बनाते, यहाँ मान लीजिए मैग्मा ऊपर उठता है, प्लेट के नीचे फैलता है, नीचे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे चल रहा है मैग्मा की धारा। तो अब क्या होगा, ये प्लेट्स जो है ये ऐसे गति करेगी, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। यहाँ इन दोनों प्लेटों का भी क्या हो रहा है? अभिसरण। पर यहाँ इस तरफ ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट, इस जगह पे, इस प्लेट किनारे पर इनका क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस, दूर जा रही है एक दूसरे से ये, तो यहाँ दोनों का अपसरण हो रहा है, अपसरण, डाइवर्जेंस। और ये जो प्लेटों में गति करवाने वाली ये धाराएं हैं, इन धाराओं का एक नाम है, इनको केवल मैग्मा की धारा नहीं कहते, इनका पूरा एक नाम है। इन्हें कहा जाता है ऊष्मीय संवहन धाराएं। ऊष्मीय संवहन धाराएं। संवहन किस क्रिया को कहा जाता है? जिसमें कोई भी गर्म होकर चीज ऊपर की तरफ उठती है उसको कहते हैं संवहन। इंग्लिश में इसको कहते हैं थर्मल कन्वेक्टिव करंट। थर्मल कन्वेक्टिव करंट। ऊष्मीय थर्मल इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये धाराएं गर्म मैग्मा से बन रही है। धारा या करंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही है। और संवहन क्यों कह रहे हैं, कन्वेक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गर्म मैग्मा के ऊपर उठने के कारण बन रही है ये। तो ऊष्मीय संवहन धाराएं गर्म मैग्मा के ऊपर उठने के कारण बनने वाली धाराओं को कहा जाता है। और यही धाराएं हैं जो प्लेटों में गति करवाती है, और प्लेटें गति करती है उसी की वजह से महाद्वीप गति करते हैं। कॉन्टिनेंट अकेले इंडिविजुअली नहीं चल रहा है, कॉन्टिनेंट किसी प्लेट का पार्ट है, ओशन भी किसी प्लेट का पार्ट है, महाद्वीप और महासागर किसी न किसी प्लेट का भाग है, और इसीलिए वो गतिशील है, मूविंग है। और किसी एक प्लेट को हम सिंगल प्लेट कब तक कहेंगे? जब तक उसके नीचे की मैग्मा की धारा सिंगल डायरेक्शन में चलेगी। जैसे ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसके नीचे एक ही धारा में मैग्मा चल रही है। मान लो किसी भी रीजन से, नेचर है, नेचर में चेंजेस हो सकते हैं प्रकृति में, मान लो इसके नीचे की मैग्मा की धाराओं की दिशा बदल जाए, एक साइड इधर चलने लगे, एक साइड इधर, तो भविष्य में क्या होगा? ये प्लेट टूट जाएगी। जैसे अफ्रीका की जो प्लेट है वो टूट रही है क्योंकि उसके नीचे की मैग्मा की धाराओं की दिशा बदल गई है, इसलिए भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप टूट जाएगा। जैसे कभी पेंजिया टूटा था जिससे गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड बने, और फिर गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के भी पीसेस टूटे थे। टूटने का मुख्य कारण होता है नीचे की मैग्मा की धाराओं की दिशा में होने वाला परिवर्तन। तो इस तरह से जो प्लेटें हैं वो गतिशील होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारी स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं वो दो प्रकार की होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय। स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करवाती ऊष्मीय संवहन धाराएं जो बनती है गर्म मैग्मा के कारण, और मैग्मा बनता है इस सारी प्रक्रिया से। तो ये कॉन्सेप्ट और ये डायग्राम पूरा समझ में आ रहा है? जिनको प्लेटों का अभिसरण नहीं समझ में आया उनके लिए, जब दो स्थल मंडलीय प्लेटें आमने सामने से आती हैं और एक दूसरे से
टकराती हैं, उस टकराने को कहा जाता है प्लेटों का अभिसरण, कन्वर्जेंस। और दूसरी तरफ जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे कहा जाता है प्लेटों का अपसरण, डाइवर्जेंस। कोई एक सिंगल प्लेट अगर कहीं होती है, जैसे इस सिंगल प्लेट को देखें, इसको हम बी नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो आपको जो बी प्लेट दिख रही है उसका ये किनारा तो है अभिसारी किनारा, जहां पे कन्वर्जेंस हो रहा, कन्वर्जिंग बाउंड्री, और ये किनारा है डाइवर्जिंग बाउंड्री। तो किसी एक प्लेट की एक बाउंड्री हो सकती है कन्वर्जिंग, एक बाउंड्री डाइवर्जिंग, एक अभिसारी किनारा हो सकता है और एक अपसारी किनारा हो सकता है। तो ये होता है अभिसरण, अपसरण। कई बार ऐसा होता है कि ना तो प्लेट टकराती है ना दूर जाती है, दो प्लेटें एक दूसरे के बगल से निकल जाती हैं, आसपास से बस पास में से सरक के चले जाती है, पैरेलल चलती हैं या समानांतर चलती हैं। तो ऐसी प्लेटें जो बस एक दूसरे के बगल से निकलती हैं, समानांतर चलती हैं, उनको कहा जाता है संरक्षित प्लेट किनारे, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। और तीसरा प्लेट बाउंड्री होता है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, जिसमें ना तो प्लेट टकराती है ना दूर जाती है, ना प्लेट नष्ट होती है ना कोई नई प्लेट बनती है, जो जैसा है वो वैसा ही बना रहता है, बस दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास से निकल जाती है। उसको कहा जाता है संरक्षित प्लेट किनारे, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट तीन प्रकार की प्लेट के किनारे होते हैं, तीन प्रकार के किनारों के अभी नाम लिखेंगे। तो ये हैं तीन प्रकार के प्लेट के किनारे, अभिसारी, अपसारी और संरक्षित। अभिसारी प्लेट किनारों पर क्या होता है, दो प्लेटें आपस में मिलती हैं, टकराती हैं। जब आमने सामने से दो प्लेटें आती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, तो दोनों में से जो भी प्लेट भारी होती है वो हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है, क्योंकि भारी प्लेट का वजन ज्यादा होने के कारण वो नीचे की तरफ सबसाइड करती है। और प्लेट जब धंसती है तब उसका क्या होगा वो देखिए। नाम लिख चुके ना सब? हाँ, नहीं लिखा ना क्या? जैकेट खोल लो ना, गर्मी लग रही है तो क्या करें, चक्कर आ रहा है? पंखा चला दो इनके, थोड़ा सा धीमी स्पीड पे चला देना। ये वाला, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला चलाओ इनके। ये वाला चलाओ, है एक और स्विच है। चलो आगे देखिए। अब दो ये प्लेट्स हैं, अब आ रही सांस? सही है। दो प्लेट्स का जब अभिसरण होता है, दोनों में से एक प्लेट नीचे धंसती है। हाँ, मन राजी हो गया कई लोग। उधर से कहीं चला, गर्ल्स चलाना उसको। चलिए, तो अब प्लेटों का अभिसरण होता है, दो प्लेटें टकराती हैं तब दोनों में से एक प्लेट नीचे धंस जाती है। पंखे पे फोकस करने वालों इधर देखो। अब जो प्लेट नीचे धसी है वो कहाँ गई है, कौन सी लेयर में गई है अर्थ के? दुर्बल मंडल में, क्योंकि प्लेटों के नीचे तो दुर्बल मंडल है, अभी कर एसिनोस्फेयर है। दुर्बल मंडल में जब बड़ी बड़ी चट्टानें ही पिघल रही हैं तो प्लेट का ये भाग जो नीचे गया है ये भी पिघलेगा, और पिघलने के बाद ये नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए अभिसारी प्लेट किनारों को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। अब अभिसारी प्लेट किनारों को कहते हैं विनाशकारी प्लेट किनारे, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, क्योंकि इनमें दोनों में से कोई एक प्लेट जरूर से नष्ट हो जाती है। अच्छा, जहां पे प्लेट नीचे धस रही है उस क्षेत्र का एक नाम है, इस धसने वाले क्षेत्र को बेनियोफ जोन कहा जाता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन, बेनियोफ जोन को इंग्लिश में वैसे बेनियोफ जोन उसको कहते हैं सबडक्शन जोन, जो होता है धसने वाला क्षेत्र। सो सबडक्शन जोन इज ऑल्सो नोन एज बेनियोफ जोन। दो प्लेटें जब टकराएंगी तो बड़ी बड़ी प्लेटों के टकराव की वजह से भूकंप तो आएंगे ही, तो बहुत उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं यहाँ पर। भूकंप को हम EQ लिखेंगे, अर्थक्वेक, हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं। प्लस ज्वालामुखी क्रियाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि नीचे मैग्मा बनकर तैयार है,
ये मैग्मा लावा के रूप में अगर बाहर निकल जाए तो कभी कभी यहाँ इन प्लेट किनारों पर क्या हो सकती है, ज्वालामुखी क्रियाएं। सो ज्वालामुखी उद्भव भी यहाँ हो सकता है। कौन सी कंडीशंस में होगा वो डिटेल में अभी समझाऊंगी आपको। ज्वालामुखी उद्भव, इसको कहते हैं इंग्लिश में वॉल्केनिक इरप्शन, यहाँ हो सकता है इरप्शन। प्लस यहाँ दो प्लेटें आपस में जब टकरा रही है, दबा रही है एक दूसरे को, प्लेटें पुश कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्लेटों के बीच में, प्लेट किनारों पर क्या बन सकते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत भी यहाँ बन सकते हैं। तो अभिसारी प्लेट किनारों पर ये सारी भू आकृतिक परिघटनाएं घट सकती हैं। तेज भूकंप आ सकते हैं, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन। एक प्लेट दोनों में से नष्ट हो जाती है नीचे धंसने के बाद। टकराने वाली जो दो प्लेटें हैं वो अलग अलग नेचर की हो सकती हैं। जैसे हो सकता है एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, एक प्लेट ओशनिक हो, या ये भी हो सकता है दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंटल हो या दोनों ओशनिक हो। तो प्लेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेट है, उस हिसाब से कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर चीजें होती हैं, भू आकृतिक परिघटनाएं घटती हैं। तो अभी सारी प्लेट किनारे को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जेंस, अभिसरण। दूसरा होगा महाद्वीपीय, महासागरीय प्लेट का अभिसरण। और तीसरा होगा महासागरीय, महासागरीय प्लेट का अभी देखिए 3 प्रकार क्या हैं। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री फर्स्ट टाइप है, तो लिखिए इसका नाम महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट किनारे। दूसरा है कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट बाउंड्रीज। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। तीनों प्लेट बाउंड्रीज के नाम लिख लें और फिर फर्स्ट वाली की हेडिंग डाल लें। हाँ जी, अभी इसी वक्त। सबसे पहली प्लेट की हेडिंग डाल लें, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट किनारे, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। चलिए अब देखते हैं जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है तब क्या होता है। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, तो दोनों प्लेटें सेम डेंसिटी की हैं, लगभग समान घनत्व वाली हैं। दोनों का वजन घनत्व समान होने के कारण दोनों में से कोई एक प्लेट नीचे की तरफ हल्की सी जाती है, पर प्रॉपर जो सब्सिडेंस होता है या सबडक्शन अच्छे से वो ढंग से हो नहीं पाता। मेनली क्या होता है इन प्लेट बाउंड्रीज पर, इन पे बनते हैं वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, सबडक्शन ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता। तो कभी कभी क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी, उसमें फिर आंसर आप देखना कैसे लिखा जा सकता है। दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब कन्वर्ज करती हैं तो दोनों प्लेट सेम डेंसिटी की होने की वजह से ज्यादा अच्छे से सब्सिडेंस या नीचे की तरफ धंसने की क्रिया नहीं हो पाती। दोनों प्लेटों के किनारों के ऊपर दबाव संपीड़न बल लगने से यहाँ किनारों पर बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत।
और क्योंकि यहाँ अच्छे से सब्सिडेंस नहीं हो पाया तो कोई खास मैग्मा का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता, और इसीलिए जनरली इन प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्भव नहीं हो पाते। वॉल्केनिक इरप्शन डज नॉट टेक प्लेस। ज्वालामुखी उद्भव नहीं हो पाता, इसके विभिन्न कारण हैं। ज्वालामुखी उद्भव नहीं हो पाता। अब ज्वालामुखी उद्भव नहीं होने का कारण, एक कारण तो है कि इन प्लेट किनारों पर कोई खास अच्छे से धंसने की क्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों प्लेटें समान घनत्व वाली, समान घनत्व की प्लेटें, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट है, घनत्व की प्लेटें। तो प्रॉपरली एक तो सब्सिडेंस इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज सिमिलर डेंसिटी है प्लेट्स की, प्लेट्स, और इस वजह से नो सब्सिडेंस और नो प्रॉपर सब्सिडेंस। और सब्सिडेंस अगर नहीं होगा तो फिर मैग्मा का निर्माण प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, नो मैग्मा फॉर्मेशन। और मैग्मा नहीं बनेगा तो ज्वालामुखी क्रियाओं की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो समान घनत्व वाली प्लेटें होने के कारण धंसने की क्रिया प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मैग्मा नहीं बनता, मैग्मा नहीं बनता। तो एक तो यहाँ पर ये कारण है, प्लस दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होने के कारण दूसरा प्रमुख कारण हो जाता है यहाँ ज्वालामुखी क्रिया ना होने का, कि यहाँ जल उपस्थित नहीं है, दोनों प्लेटों के बीच में जल नहीं है, वाटर इज नॉट अवेलेबल, नो वाटर। तो वाटर क्यों होना जरूरी है प्लेट्स के बीच में? क्योंकि जल जब होता है प्लेटों के बीच में तभी आपके ज्वालामुखी क्रियाएं प्रेरित होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दूसरी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, बट दोनों के बीच में एक छोटी सी जल राशि है, और हल्का सा भी जब प्लेट नीचे की तरफ सबसाइड करती है, थोड़ा सा हल्का सा तो करेगी, बस ज्यादा नहीं, पर हल्का सा जब प्लेट सबसाइड करती है, नीचे धंसती है, तो पानी जो प्लेटों के बीच में वो भी नीचे चला जाता है, और प्लेटों के बीच का जो पानी है ये जब नीचे जाएगा, ये जल है, ये नीचे जाएगा, पानी नीचे जाने के बाद गर्म होगा, प्लेटें भी तो गर्म होती है, पानी गर्म होगा तो क्या बनाएगा? जलवाष्प। और जलवाष्प वाटर वेपर की ये प्रकृति है कि वो बाहर निकल जाता है आसानी से, कमजोर सतह को तोड़कर, दरारें वगैरह होती है, फ्रैक्चर्स होते हैं रॉक्स के बीच में, उसको चीरते हुए या उसके बीच में से होते हुए वाटर वेपर निकल जाता है। प्लस जल की ये भी प्रकृति है कि पानी जैसे ही जाता है नीचे वाली चट्टानों में, पानी जल के चट्टानों के गलनांक को कम कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि नॉर्मल सूखी चट्टानें आसानी से पिघलती नहीं है। उन चट्टानों में अगर पानी आ जाता है, पानी प्रवेश करता है, तो पानी उन रॉक्स के जो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होता है उसके बीच बीच में पानी आ जाता है, जो बंद होता है चट्टानों के कणों के बीच में, उसमें पानी जैसे ही आता है वो उनके बॉन्ड को, बंद को कमजोर कर देता है, और जल की उपस्थिति के कारण चट्टाने जो है उनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। गलनांक मतलब वो तापमान जिसपे चट्टाने पिघलती हैं, तो वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए आसानी से मैग्मा भी बन पाता है, और इस मैग्मा को बाहर निकलने के लिए रास्ता दे देता है जलवाष्प, जिस वजह से ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो इन प्लेट किनारों पर वॉल्केनिक इरप्शन तभी होगा जब प्लेटों के बीच में जल होगा। ये डायग्राम बना लें, आपके सर की क्लास है वैसे।